कभी धान तो कभी आवास, कभी जीएसटी की बकाया राशि। ये वो मुद्दे हैं जिन पर अक्सर राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। दरअसल दोनों सरकारों के बीच ये टकराव 2018 में कांग्रेस सरकार के बनने के बाद से शुरू हुआ है। इसका ही परिणाम है कि अब केंद्र और राज्य के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया है। एक साल में अलग अलग मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को 8 तो केंद्रीय मंत्रियों को 9 पत्र लिखे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कुल 13 पत्र अब तक लिख चुके हैं। इन पत्रों के आधार पर प्रदेश सरकार केंद्र के रवैये पर सवाल खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। हम समय मिलने का समय मांगते हैं तो वो भी नहीं दे रहे हैं, पत्र भेजते हैं उसका जवाब नहीं देते। तो ये इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भारत है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में लिखा है, ये राज्यों के संघों का सरकार भारत सरकार, लेकिन अब वो संघियों की सरकार बन गए हैं। इसलिए किसी दूसरे का वो सम्मान ही नहीं करते, असहमति का कोई सम्मान नहीं है। दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी उसी प्रकार के व्यवहार, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इधर इतने सारे पत्रों के बाद भी केंद्र का सकारात्मक रुख नहीं होना बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे में बचाव में उतरी बीजेपी बार बार लेटर लिखने को अपनी कमियों को केंद्र पर डालने का जरिया बता रही है। यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को लोगों की सेवा करने के लिए, काम करने के लिए सत्ता में लाया है, इतना बहुमत दिया है कि पत्र लिखने के लिए दिया है। खाली इनका एक ही काम बच गया है कि कुछ काम नहीं करना, कोई डेवलपमेंट नहीं करना, कोई विकास नहीं करना, और जब कोई भी बात आए तो कहना प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिख दिया है। तो भैया ये इंटरनेट का जमाना है, ये कंप्यूटर का जमाना है, ये यूट्यूब का जमाना है। यहाँ पर अभी भी तुम जैसे अभी चुनाव में किया है कि इन्होंने हमेशा ईवीएम में बटन दबाकर वोट दिए जाते थे, परंतु क्योंकि इनको गड़बड़ करना है तो ठप्पा लगा के वोट देंगे, तो ये पीछे ले जा रहे हैं। केंद्र से मिलने वाले अपने हिस्से के 2400 करोड़ हो या फिर केंद्र से मिलने वाली अन्य सुविधाओं की बात, केंद्र और राज्य के बीच टकराव कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में विकास की गेंद लेटर पॉलिटिक्स के जरिए एक दूसरे के पाले में डाली जा रही है। कुल मिलाकर इन लेटर से समाधान कम और सियासत ज्यादा होती दिख रही है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। 1 साल 30 चिट्ठियां। 30 चिट्ठियां अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ा अच्छा संबंध है, बहुत प्यार है दोनों के बीच में, लगातार पत्र व्यवहार इसीलिए हो रहा है और दोनों एक दूसरे से जुड़ा रहना चाहते हैं। बात केंद्र और राज्य सरकार की हो रही है, लेकिन मामला जब निकाला जाए तो यह है कि 30 पत्र लिखे गए, शिकायती पत्र, जवाब वहां से कुछ भी नहीं आया। कई बार वहां पर समय मांगा गया, समय नहीं दिया गया। राज्य सरकार की अपनी शिकायत है, केंद्र के अपने तर्क है। इन शिकायतों और तर्क के बीच चिट्ठियों का ये दौर चलता रहा। लगभग ये पिछले साल भर की हम बात कर रहे हैं। ये दौर लगातार चलता रहा और नतीजा सिफर रहा। चर्चा हम भी इस पर करेंगे कि क्या वाकई इन खतों का कोई फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, क्या दिक्कतें हैं। सरकार को 3 साल कल पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि केंद्र और राज्य के बीच पिछले 1 साल में जो संबंध रहे वो इन खतों के जरिए काफ़ी कुछ कहानी अपनी बता रहे हैं। चर्चा आज इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ हैं शिशुपाल सोरी जी हैं, कांग्रेस विधायक, बहुत स्वागत आपका। भाजपा से हमारे साथ अमित चमनानी जी हैं, बहुत स्वागत अमित जी। वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। सोरी जी, 1 साल 30 खत जनरली आपस में जब लिखे जाते हैं तो माना जाता है कि 30 खत मतलब काफी प्यार मोहब्बत है। किस तरीके का ये संबंध आप देख पा रहे हैं? सरकार आई है, ये लगातार केंद्र सरकार है, ये भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है और ये दिख रहा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं, हमारे मंत्री जो पत्र लिख रहे हैं, इस पे कोई ध्यान ना देना, उस पे संज्ञान में ही ना लेना। और ये सब लोकहित के मुद्दे हैं जिसको लेके यहाँ से पत्र लिखे जा रहे हैं
और उसमें जो मोटे तौर पे जो बातें आ रही है वो ये है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य की जवाबदारी जनता के प्रति रहती है और सबको अपने अपने हिस्से की जवाबदारी निभानी पड़ती है। अभी हमने देखा कि जैसे ही केंद्र की सरकार आई, मोदी सरकार, उन्होंने राज्यों पे उनके जो हिस्सेदारी है कोई भी केंद्रीय योजना, उसमें उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। इंदिरा आवास के समय में जब होता था 10% राज्य की हिस्सेदारी होती थी, 90% होता था। ये धीरे धीरे करके आज 40% कर दिया गया। इसी तरह दूसरे सभी योजनाओं में एक तरह ये हमारे हिस्सेदारी राज्यों के ऊपर बढ़ाना शुरू किया, और दूसरी जो हमारे जो जीएसटी क्षतिपूर्ति है, एक्साइज से जो हमारी हिस्सेदारी बनती है, हमारे जो और खनिज से जो हिस्सेदारी बनती है, उसको देना बंद कर दिया। आज 23 करोड़ से ज्यादा की राशि, 23,000 करोड़ से ज्यादा की हिस्सेदारी अगर हमारी बनती है और अगर नहीं दे रहा है, तो अभी आप सब देखे होंगे कोरोना काल में सभी राज्यों की, बल्कि केंद्र की भी स्थिति वही है। और ये जो ये समझ रहे हैं केंद्र वाले, तो ये जो जनता का पैसा तो राज्य से ही जाता है ना, ये कोई अलग से बैठे हुए लोग थोड़ी हैं। और इसमें केंद्र की ज्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो वो कहीं नहीं दिखता। वो हो सकता है केंद्र साहब अपने बीजेपी शासित राज्यों में कर रहे हो, पर हमारे साथ तो दिख रहा है, वो नहीं दिख पा रहा है। यहाँ पर ब्यौरा बिल्कुल दिख रहा है कि हमारे साथ कितना भेदभाव हो रहा है। मैं चिमनानी जी से आपकी बातों का जवाब ले लेता हूं। सूर्य जी, चिमनानी जी, 30 खत लिखा गया, कोई जवाब नहीं। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। देखिए, छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के सभी नेता केवल और केवल झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। वही आरोप पिछले 3 वर्षों में हम सुनते हैं, लेकिन उन आरोपों के पीछे तथ्य और तर्क कांग्रेस के नेता नहीं दे पाते। अगली बार जब माननीय विधायक जी बोलेंगे तो मैं कुछ प्रश्न उनके समक्ष रख रहा हूं, वो सदन में भी बैठते हैं, उनके पास बहुत सारी जानकारी होगी, वो रखेंगे प्लीज। अभी ये जो पैसा 23,000 करोड़ है, माननीय विधायक जी को क्या इसका कैलकुलेशन मालूम है कि उनकी सरकार ने ये 23,000 करोड़ का क्लेम कैसे किया है? ये क्लेम ही एक फेक क्लेम है। साफ साफ सरकार ने खुद कह दिया है कि केंद्र सरकार ने जो बजट में प्रोविजन किया था कि राज्य को हम इतना पैसा देंगे, उस बजट के प्रोविजन से 13,000 करोड़ रुपए हमको कम मिला 3 वर्षों में। तो विधायक जी ये बताएं कि क्या बजट के आधार पर राज्यों को पैसा मिलता है? बजट महज एक प्रोविजन होता है कि एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन मान लीजिए 3 लाख करोड़ एक केंद्र सरकार तय करती है, तो उसका 41% जो है वो राज्यों को फाइनेंस कमीशन के हिसाब से जाता है। लेकिन अगर एक्साइज ड्यूटी 3 लाख करोड़ की जगह 2 लाख करोड़ कलेक्ट होती है, तो 2 लाख करोड़ बटेगा, 3 लाख करोड़ राज्यों को नहीं बटेगा। तो आप ये फेक क्लेम केंद्र सरकार से मांग रहे हैं जो आपका बनता ही नहीं। और इन्होंने खुद इस चीज को मान लिया है कि हमने वो मांगा है कि जो बजट में आपने कहा था और आपने कम दिया, तो ये क्लेम इनका गलत है। दूसरी चीज, 4,000 करोड़ रुपया ये जो कोल माइंस हैं उसका जो आवंटन निरस्त हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, उस पे केंद्र सरकार ने पेनाल्टी लगाई है उनके ऊपर, तो वो केंद्र सरकार कलेक्ट करेगी। उसमें से ये कहते हैं 4,000 करोड़ हमको दे दो। ये अपनी मनमर्जी से बस अपने हिसाब से पैसा मांगते जाते हैं और ये कहते हैं कि केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है। वास्तव में 13,000 और 4,000 करोड़ 17,000 करोड़ रुपए तो आपका बन ही नहीं रहा है। आप कह रहे हैं 23,000 करोड़ हमको लेना है। और किसी भी केंद्र और राज्य में देख लीजिए माननीय अभिषेक जी, 4-5 हजार करोड़ का मतलब लेना देना चलता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। केंद्र सरकार ने 1 रुपए की भी ऐसी कोई राशि नहीं रोकी है जो राज्य से ऐसा हो कि भेदभाव, 1 रुपया भी नहीं। जीएसटी की ये बार बार बात करते हैं, कांग्रेस के नेता आंकड़े नहीं देते हैं, मैं दे रहा हूं। वर्ष 19-20 में जीएसटी का 7,500 करोड़ और जो कंपनसेशन मिलता है राज्य को उसका 3,500 करोड़। 20-21 में 7,000 करोड़ और 2,500 करोड़ कंपनसेशन मिला। आप रिपोर्ट तो देखिए महालेखाकार की। और 10 सेकंड अभिषेक जी, जितना पैसा बीजेपी की सरकार थी राज्य में और यूपीए की सरकार थी उससे मिलता था, उससे 178% ज्यादा पैसा केंद्र ने इनको दिया है।
लेकिन झूठ फैलाने में लगे हैं। सर, मैं निवेदन करता हूं कांग्रेस के नेताओं से, सच की राजनीति करें, झूठ की नहीं। मुरली जी के पास चला जाता हूं, एक टिप्पणी उनके लेता हूं, फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगा। मुरली जी, खत पे खत लिखे जा रहे हैं, बहुत सारी मांगे मिलने का समय या फिर डिमांड्स की कही जाए, बहुत सारी इन चीज़ें खतों में थे। 30-30 खत का जिक्र हुआ, लेकिन कांग्रेस सरकार का कहना है कि कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता और बीजेपी कहती है कि झूठ फैलाया जा रहा है। क्या ये खत बता रहे हैं कि रिश्तों में तलखी तो है ही, अब इनका कोई मतलब भी मकसद भी नहीं? मैं केवल इस मुद्दे पर आता हूं कि जो 30 खत लिखे हैं वो किस लिए लिखे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका क्या रिस्पॉन्स आया। जो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि भाई जो खत लिखे हैं उसका बराबर जवाब भी दिया गया है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अगर हम कहें फेडरल स्ट्रक्चर की बात कहें तो स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार बनता है कि वो अपनी बात रखे, चाहे खत के माध्यम से रखे, चाहे डिस्कशंस के माध्यम से रखे, या एक दूसरे से मिलकर फेस टू फेस बात रखे। छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 3 साल में, छत्तीसगढ़ सरकार का क्लेम है कि इन्होंने समय मांगा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको समय नहीं दिया गया, जिस मंत्री से भी वो मिलना चाहे, अपनी बात रखना चाहे। तो फेडरल स्ट्रक्चर में अगर ये नॉन रिस्पॉन्सिव बात होती है तो ये बहुत खराब बात है। स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई लेटर लिखता है तो उसका जवाब हाँ या ना जो भी है उसका जवाब देना चाहिए। अगर जवाब दिया है, नहीं दिया है, छत्तीसगढ़ सरकार का यह कहना है कि जितने भी लेटर लिखे हैं उसका कोई रिस्पॉन्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली है उनको, तो यदि नहीं मिला है तो ये एक अनरिस्पॉन्सिव बात होती है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। क्योंकि यदि हम किसी को भी खत लिखे, अगर हमको प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं मिलता है, यदि हमने खत लिखा है तो उसका जवाब मिलना है। यदि जवाब हाँ या ना किसी में भी हो सकता है, लेकिन जवाब देना ये एक सामान्य कटसी होता है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का नहीं, क्योंकि इसके बारे में जो जानकारी यहाँ लोकल पॉलिटिशियंस से हमको है उससे ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है कि भाई अगर चिट्ठी, अगर खत लिखा है तो उसका जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दिया है, इसकी जानकारी ना स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमें मिली है। चिमनानी जी से ही पूछ लेते हैं। चिमनानी जी बोलना चाह रहे हैं कुछ, आप बोलिए। सर, 17 चिट्ठियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखी हैं, उसमें अपनी राजनीति करने के लिए उन्होंने ज्यादातर चिट्ठियां लिखी हैं। अब मैं आपको एक तथ्य दे रहा हूं, जब 50,000 रुपए केंद्र सरकार ने कोरोना से मृत व्यक्तियों के लिए घोषित कर दिया तो इनको लगा कि भैया केंद्र सरकार को तो क्रेडिट मिल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को क्या पड़ी थी कि उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है 24 नवंबर 2021 को, और उसमें उन्होंने कहा है कि आप जो मृतक परिवार है उनको 4 लाख रुपए दीजिए। सर, आप अपनी बात करिए ना, आप केंद्र सरकार को सिखाने चले हैं कि 4 लाख दीजिए। और बड़ी हैरान करने वाली बात आप सबको बता रहा हूं माननीय अभिषेक जी, ये सरकार चिट्ठी में लिखती है कि 4 लाख अगर आप देंगे तो 1 लाख हम भी दे रहे हैं। अभी ये 8 लाख लोगों का आवास का पैसा नहीं दे पाए क्योंकि बोले हमारे पास पैसा नहीं है, और कोरोना से मृत लोगों को 1 लाख रुपया देंगे, ऐसा चिट्ठी केंद्र को लिखते हैं। सर, इनकी सारी चिट्ठियां ऐसे ही है, राजनीति से प्रेरित हैं, बाकी छत्तीसगढ़ के विकास से उनका कोई सरोकार नहीं है। सूर्य जी, राजनीति से प्रेरित है चिट्ठियां, चिमनानी जी का कहना है, इसलिए रिस्पांस नहीं आता। अब हम जनता के हितों की बात कर रहे हैं। क्या इन्होंने ये चिट्ठी में हमको नहीं बताया था कि पिछले वर्ष की जो धान खरीदी होगी उसमें से जो चावल बनेंगे उसका 7 लाख मीट्रिक टन ये लोग खरीदेंगे सेंट्रल पूल में? क्या वो हुआ? केवल 23 लाख मीट्रिक टन चावल ये लोग हमारे अब सेंट्रल पूल में लिए। बाकी के चावल का निराकरण कैसे होगा इनकी चिंता नहीं है, सड़ जाए मर जाए अपने राज्य की सरकारें। दूसरा, इस वर्ष हमने जो बारदाना है अपने आंकड़े पहले ही बताए थे, उसमें से कितना दिए? 25% भी हमको वही उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हमने कहा कि जो हमारा सरप्लस धान है उसको हम अपना वो इथेनॉल बनाएंगे। इथेनॉल बनाने की अनुमति हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगी थी, उन्होंने स्वीकार किया था कि वहाँ धान उत्पादन ज्यादा है।
और हम एथेनॉल बनाने की अनुमति देंगे, पर आज तक एथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं दी। तो ये क्या जा रहा है? हमारा धान का कटोरा है, यहाँ 80% लोग हमारे जो किसी न किसी रूप में किसानों से जुड़े हुए हैं। यहाँ की पूरी इकोनॉमी किसानों। तो सूर्य जी, आपको क्या लग रहा है कि क्यों आप मन मुताबिक रिस्पांस क्यों नहीं आ पा रहा है? इसलिए नहीं आ पा रहा है कि वो नीचा दिखाना चाहते हैं, ये कांग्रेस की सरकार बदनाम हो, सिर्फ राजनीतिक विद्वेष है इनका, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चिमनानी जी बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी, उसकी मैं तारीफ करता हूँ, किंतु मैं ये भी जानता हूँ, मैं प्रशासन में था, कोई भी हम मांग करते हैं तो हमारे पुराने हिसाब देने पड़ते हैं, आगे रिपोर्ट जाते हैं, उसके प्रारूप बने होते हैं जो केंद्रीय सरकार बनाते हैं, उस प्रारूप में देते हैं, और ये सब प्रारूप में गए हैं। ये जो आपको जानकारी है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, अगर आप बाद में कहें तो हम वो भी दे सकते हैं कि पूरे तर्क के साथ कि हम क्यों मांग रहे हैं, ये सारी जानकारी के साथ जाता है, तभी वो बात आगे बनती है। और इसमें पूरे प्रशासन हमारा लगा हुआ है, चीफ सेक्रेटरी से लेकर सारे लोग। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि ये केवल पूरी चिट्ठी लिखेंगे, ये प्रशासनिक स्तर से भी पत्र गए हैं। ये तो केवल हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, हम तो वो सब पत्र बता सकते हैं जो प्रशासनिक स्तर पे गए हैं। और जो प्रशासनिक चिट्ठियां जाती है तो जवाबदारी के साथ जाता है। तो ये कह देना कि हम केवल हल्ला करने के लिए कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी जानकारी है। अगर आप और कभी डिबेट में बैठेंगे तो हम वो सब भी बता देंगे कि हमारे मांग के अधिकार और हमारे जो जनता का। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ चिमनानी जी, जो भी केंद्रीय सरकार के संसाधन है वो राज्य से आते हैं, चाहे जनता का जीएसटी हो के रूप में हो, चाहे खनिज का रॉयल्टी के रूप में हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी के रूप में हो। ये केंद्रीय सरकार कोई अलग से कोई ऐसी संस्था नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी जो जवाबदारी होती है केंद्र की होती है, और जनता जो होता है केंद्र को बड़े उससे देखता है कि अगर कोई आफत आई है, कोई ऐसी कोई चीज आई है सरकारों के पास, तो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए। अब हिस्सेदारी आप देखिए कितना लगभग बराबर बची होगी, 60%, 40%। इसमें हर चीज में जब राज्य पे एक तरह से दोहरा आप उनकी हिस्सेदारी को आप बढ़ा दोगे और दूसरा उनके जो हिस्से के पैसे आप नहीं दोगे, तो इसका सीधा आशय क्या है कि आप किसके साथ अन्याय कर रहे हो? क्या उस जनता के साथ जो राज्यों को हिस्सा नहीं मिल पा रहा है? ये एक बड़ी समस्या पिछले कई महीनों से या सालों से कांग्रेस लगातार बोल रही है। चिमनानी जी, देखिए, कोरा भ्रम फैलाने का प्रयास 3 साल में हुआ है। 19-20 में 34,000 करोड़, 20-21 में 38,000 करोड़ और 21-22 में प्रस्तावित है 44,000 करोड़ राज्य को मिलना केंद्र से। 19-20 में जो राजस्व मिला है केंद्र से, कुल राजस्व का 53% हिस्सा है, राज्य का 47% है, केंद्र का 53% हिस्सा है। तो हम क्यों नहीं तथ्यों पर बात करते? हम क्यों भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि जब 10-10 हजार करोड़ रुपए जीएसटी का मिला है, राज्य सरकार कहती है कि जीएसटी का पैसा नहीं मिला। ये गलत बात है। कोई जायज मांग हो, केंद्र आपको देने को तैयार है, केंद्र करेगा। 178% आपको बढ़ा करके पैसा दिया है, ग्रांट में 9% बढ़ा करके दिया है। मैं फिर से चिट्ठी की बात पर आना चाहूंगा। ये एक चिट्ठी 12 नवंबर 2021 को वित्त मंत्री को मुख्यमंत्री जी ने लिखी। आप सब लोग हैरान होंगे, शायद माननीय विधायक जी ने भी इस जगह पे ध्यान दिया कि नहीं दिया। उसमें लिखा है कि पेट्रोल डीजल का अगर आपको रेट कम करना है तो उससे आप एक्साइज ड्यूटी मत कम करिए, आप सेस हटा दीजिए। राज्य सरकार इस बात का मतलब समझती है। सेस किसके लिए लगा हुआ है? किसानों के हितों की रक्षा के लिए। कृषि सेस का पूरा पैसा किसानों को जाता है। आप अपने आप को किसान हितैषी, किसानों की सरकार बताते हैं और केंद्र सरकार को आप लिखते हैं कि किसानों का सेस आप हटा दीजिए। सर, कमाल की चिट्ठियां लिख रहे हैं। इसमें प्रदेश के किसान का हित है कि अहित है, आप बताइए। और सर, फिर 4 चिट्ठियां इन्होंने सर वैक्सीन पे लिखी है माननीय अभिषेक जी। तो वैक्सीन तो यहाँ पर सर 100 करोड़ लोगों को लग गई भारत में। आप उस पर 4 चिट्ठी क्या लिख रहे हो? उस पर तो आप क्रेडिट दो ना कि हाँ, केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम कर लिया। 4 चिट्ठियां आप लिखे हो कोरोना पे। जब यहाँ पे लाश जलाने की जगह नहीं थी, तब आसाम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नृत्य कर रहे थे सर, नृत्य। तो आप क्या कर रहे हो? सियासत का आरोप आप लोगों पे लग रहा है। ये जो चिमनानी जी की बात मैं सुन रहा था, और ये जो कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ये सबसे ऊपर क्या है? जनता है।
तो जनता की ऊपर जो जवाबदारी है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा संसाधन है, उसकी ज्यादा जवाबदारी होनी चाहिए। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में क्या अगर केंद्रीय सरकार अगर वो मदद नहीं करे तो कौन सरकार चल पाएगी? तो ये सिचुएशन बताता है। हम कह रहे हैं कि हमारे हिस्सेदारी आप दीजिए, हम वो सब करेंगे। दूसरा जो बात आ रही है कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो सरकार है, अगर ये 2 साल कोरोना का हमने देख लिया, अब ये अपना प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में अगर 20-21 का अगर लैप्स हुआ है तो उसके लिए कौन दोषी है? क्या ये केंद्रीय गवर्नमेंट एक है कि जनता से पल्ला झाड़ सकती है कि ये राज्यांश नहीं दे पाए? राज्यांश अगर नहीं दे पाए तो आप हमारे विषय की बात करिए और कुछ अपने राज्य पे बोझ कम करिए और जनता को सुविधा दीजिए। तो आप तो ये सीधा इंडिकेट कर रहे हो कि छत्तीसगढ़ की जनता इसके लिए। मैं एक छोटी टिप्पणी फाइनल मुरली जी की भी ले लेता हूँ। मुरली जी, आपने तर्क यहाँ पर दोनों के सुने हैं, राज्य के प्रतिनिधि भी, केंद्र के भी प्रतिनिधि, पार्टी के प्रतिनिधि हैं, दोनों के अपने अपने तर्क यहाँ पर हैं और सियासत का आरोप दोनों एक दूसरे पर यहाँ पर लगा रहे हैं। मुरली जी। अभिषेक जी, दोनों पार्टियों की अपनी अपनी बात है, अपने अपने तर्क है। अच्छा होगा यदि दोनों ही पार्टी इस मुद्दे पे, इस मसले पर कि कौन क्या दिया है और यहाँ की सरकार को क्या नहीं मिला है, इस पर एक वाइट पेपर निकाला। वाइट पेपर में ये साफ हो जाएगा कि भाई जीएसटी के नाते हमको कितना पैसा मिलना था, रॉयल्टी के नाते हमको कितना पैसा मिलना था और कितना पैसा मिला है। भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दिया है, यहाँ के लोकल ये जो कंफ्यूजन की स्थिति जो निर्मित हुई है उसको दूर करने के लिए एक व्हाइट पेपर लाए जिसपे ये साफ साफ लिखा जाए कि भाई जो सरकार की जो मांग है वो नाजायज है या सरकार की मांग जो है वो गलत है, और जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग कर रही है उस तरह का कोई इनका हक बनता नहीं है। जो कुछ हक था सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना इनका हक था उससे ज्यादा ही इनको लौटाया है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी और स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी एक बात कहने के लिए एक व्हाइट पेपर का सहारा लिया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो जो ये खत्म हो जाएगी और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा क्या क्या है। जी, बहुत संक्षेप में चिमनानी जी मुझे समाप्त करना है पूरा। मैं एबी मुरली जी की बात से सहमत हूं और मैं बताना चाहूंगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ समय पहले रायपुर आई थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्रालय की तरफ से ये सारे आंकड़े जारी किए हैं और ये बता दिया गया है कि केंद्र सरकार ने राज्य को कितना दिया है। ठीक है, आप सभी चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया है इसका। हालांकि 30 खत गए और 30 खत को लेकर अब सियासत जारी है। हालांकि ये समझना बहुत ज़रूरी है इन 30 खतों में क्या जवाब आया, और जैसा मुरली जी कह रहे हैं कि दोनों ही दलों को सामने आकर स्थिति क्लियर कर देनी चाहिए एक पेपर पर कि क्या डिमांड्स थी और क्या कुछ यहाँ पर मिला, ताकि जनता को भी समझने बूझने का मौका यहाँ पर मिल जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।